बता दें कल अहम बैठक बुलाया गया था रालोजपा के तरफ से। इसी बीच आपको एक और चीज बता देते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मैं बात कर रही हूं पशुपति कुमार पारस ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती, चिराग पासवान को क्या कुछ फैसला लेना है आगे चल करके, क्या कुछ पशुपति पारस के बयान से चिराग पासवान को क्या कुछ लगता है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राज पासवान जी हैं, तो इनसे चल करके बातचीत करते हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि क्या कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे ये सवाल है सर कि कल पशुपति कुमार पारस ने बड़ी बैठक बुलाई थी, बैठक में कई नेता भी मौजूद हैं और वहां पर पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी कुछ बातें कहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो पासवान जाति के लिए कहा है, बिल्कुल, कि मैं बिहार के चौकीदार, दफादार और पासवानों के साथ हूं, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन आप कौन सा आईना दिखाना चाह रहे हैं? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं पासवानों के आंदोलन के साथ हूं, पासवान के चौकीदार, दफादार के, पासवानों के हर एक मुद्दा के साथ हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं एनडीए के गठबंधन में बना रहूंगा, मैं उसके सहयोगी दल हूं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मेरा इतना कहना है कि वाकई में पशुपति कुमार पारस जी पासवानों के हितैषी हैं। अगर पासवान के लिए सोचते हैं तो साहब, हम जैसे हम लोग जो आंदोलनकारी हैं, हम लोग जो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, हम लोग जो सड़कों पे पुलिसिया कार्रवाई के साथ लड़ रहे हैं, नीतीश की पुलिस से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, आप भी आकर के हम लोग के साथ आंदोलन में शरीक होइए और इस लड़ाई को बल दीजिए, ताकत दीजिए और साथ कदम से कदम मिला के चलिए। हम लोग एनडीए के साथ नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजेंडा है, हम बिहार के पासवानों के जो मांगे हैं उन बिंदुओं पे अगर सरकार नहीं मानती है तो इस बार तो छोटी एक झलक थी, बिल्कुल, और आगे बड़ी लड़ाई जो बाकी है क्या आप उस लड़ाई में हम लोग के साथ खड़े हैं? और खड़े हैं तो एनडीए का मोह माया तोड़ करके, त्याग दे करके और आप हम लोग के साथ आइए। साहब, जो एक चीज बताते हैं, 42 सालों तक पासवानों का लीडरशिप को कौन लिया? पासवान एंड परिवार पार्टी, यानी पशुपति कुमार पारस जी के जो बड़े भाई थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस फिर वो राजनीति कर रहे हैं कि चाचा भतीजा के ही इर्द गिर्द घूमता रहे। अगर आप चाहते हैं, आपकी उदारता होनी चाहिए कि पासवानों के हक अधिकार अगर नीतीश कुमार नहीं मानती है, जैसा कि आपको बता दूं कि ये राज्यपाल महोदय से समय भी लिया था, तो शायद उनको समय नहीं दिया गया और डेलीगेशन भी नहीं जा पाई। तो जब डेलीगेशन तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं एनडीए सरकार के साथ हूं मैं। बिल्कुल। तो ये आईना मत दिखाइए। अभी आईना जो दिखाई जा रही है हम लोग के द्वारा, वो समाज समझ रहा है, जमात समझ रहा है, जाति समझ रही है कि हमारी सही हक की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान और जो सहयोगी साथी लोग हैं वो लोग। बिल्कुल। देखिए, एक और सवाल उठता है ये कि पशुपति कुमार पारस का ये कहना था लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीटें नहीं मिलती है, उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाती है, लेकिन फिर भी पशुपति कुमार पारस का ये कहना है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं एनडीए के ही साथ हूँ। देखिए, आपको बता दूं कि ये दोनों परिवार की जो आपसी रंजिश है, उसमें क्या है, उस रंजिश में चिराग पासवान मुखर होकर के और ग्राउंड लेवल पे जैसे भी हो, पैसे का ही भीड़ हो, भीड़ को दिखाया, बिल्कुल, और कुछ लोगों को अपना बनाया जी। लेकिन अंत समय में बहुत लोगों को पार्टी से रुस्तक भी किया उन्होंने, ये धोखा भी मिली बड़े बड़े नेताओं को, बिल्कुल। तो चिराग पासवान फिर भी कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूं और वो बने रहे। पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजा प्रिंस राज, ये लोग सिर्फ एसी बंद कमरे की राजनीति किए, और एसी बंद कमरे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाती है, जो बिहार के कांग्रेस पार्टी करती है जी। कि आज भी बिहार की कांग्रेस पार्टी बैसाखी पे
और लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़ के चल रही है। तो ये जो पशुपति कुमार पारस जी भारतीय जनता पार्टी के उंगली पकड़ के चलना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं है। इनको भी ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, हम लोग के साथ आना पड़ेगा, तभी उनकी वजूद बच पाएगी। नहीं तो आप ऐसी कमरे की राजनीति करेंगे तो आपको कभी भी भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी आपको कोई सीट नहीं देगा। लोकसभा में 5 सीट छीन लिए, 6 सीटें, और अब विधानसभा में भी मुझे नहीं लगता कि इनको 5 सीट का भी दिया, 2 सीट भी दे। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के पशुपति कुमार पारस का कहना है कि 243 सीटें पर ये लोग मतलब जीत का मतलब ये लोग अपना दावा कल कर चुके हैं। यानी कि कल जो बातचीत हुई है वहां पर कई लोग वहां पे शामिल थे। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो है वो एक पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी का सारा चीजें का लीडरशिप रहा है उनके अंदर, पर्दे के पीछे। अब वो पर्दे के सामने आना चाह रहे हैं। लेकिन आपको इतना बता दूं कि पशुपति कुमार पारस जी का अपना यानी कि रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का वो अपनी विचार है और अपना डिसीजन है कि हम पूरे 243 सीट पे लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के हर एक सीट पे कैंडिडेट उतारेंगे और शायद उपचुनाव जो 4 सीटों पे है उस पे भी कैंडिडेट घोषित किया इन्होंने। तो आप कितना सीट जीत सकते हैं और जिता सकते हैं ये मायने रखता है। वोट ऑफ परसेंटेज क्या रहेगी आपकी पार्टी का ये मायने रखता है। तो पासवान अब किस ओर जाएगी और किसके खेमे में जाएंगे, पासवान समाज किसके खेमे में जाएगी, ये निर्णय है तो पासवान समाज को लेना है। आप भले ही पासवान के ताकत पे ये कहिएगा कि हम सीट जीत जाए, आप वोट कहां से लाएंगे? बिल्कुल, वोट बैंक कहां है आपका? ये बहुत सारी बातें हैं और आप जब तक सड़कों पे समाज के लिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए, अपनी जाति के लिए नहीं लड़ेंगे तो तब तक आपके साथ लोग आने को तैयार नहीं। देखिए, एक और सवाल उठता है ये कि चिराग पासवान जो कि जिस तरीके से कल पशुपति पारस ऐलान किए हैं उसके बाद चिराग पासवान थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं। यानी कि चाचा का ये जो एक्टिव होना क्या दर्शाता है? देखिए, चिराग पासवान कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। चिराग पासवान को जो मलाई मिलना था, जो 5 सीट जिताने थे, जिता लिया उसने जैसे भी हो, और खुद केंद्र में मोदी के कृपा से मंत्री बन चुके हैं। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि चाचा को नोटिस में भी लेते हैं। और अब नोटिस में क्या ले रहे हैं कि पासवान समाज के हम जैसे लोग जो आंदोलनकारी है अब उसको नोटिस लेने में लगे हुए और उससे 2-2 हाथ फड़ियाने को तैयार है। तो हम लोग 2025 में 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का पासवान, ये चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे और ईवीएम के बटन पे वोट पे चोट करके इनकी सरकार गिराएंगे और चिराग पासवान को 0 सन्नाटा पे लाके खड़ा कर देंगे हम लोग। क्या लगता है आपको? देखिए, पशुपति कुमार पारस ने पासवान समाज के लिए अपना ये दिखाया, जिस तरीके से सरकार के सामने आवाज उठाया, पासवान समाज का क्या अभी कहना है? देखिए, पासवान समाज उठा रही है आवाज, हमारा नेता कोई नहीं उठा रहे। आज से 25 दिन पहले, लगभग 1 महीना हो गया, ये चिराग पासवान नीतीश कुमार जी से बात करने गए, फोटो सेशन किए, मीडिया में आके बोलते हैं कि जो चौकीदार दफादार श्रमिक हैं उनका जो पूर्व में था वही रहेगा। मैं नीतीश कुमार जी से बात कर लिया हूं। नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त कर दिए। साहब, अगर आश्वस्त कर दिए होते तो 1 सप्ताह में 2 दिन में काम हो जाता। नीतीश कुमार जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज महीना चला गया, फिर जो आंदोलन चल रही थी उस आंदोलन में अपने जीजा को यानी कि वो भारती अरुण भारती जी को, जमुई सांसद को भेज करके अरुण भारती को और हमारे आंदोलन को जूस पिला रहे हैं। आंदोलन को आपने पोस्टपोन कराया। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के प्रेशर पे, नरेंद्र मोदी के प्रेशर पे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के प्रेशर पे ये पोस्टपोन कराने की एक साजिश थी चिराग पासवान। लेकिन बिहार की आवाम, बिहार का पासवान अब समझ चुका है कि साजिश में मुझे नहीं फंसना है। अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और समाज को
सही आईना दिखाने के लिए और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे बहुत सारे योद्धा तैयार हो चुका है जो अपनी आहुति देने को तैयार है। अब ना जरूरत है चाचे का और ना जरूरत है मोदी के हनुमान चिराग पासवान भतीजे का। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना राजकुमार पासवान जी का क्या कुछ कहना है, यानी कि चौकीदार दावेदारी की लगातार जिक्र चल रही थी, बातें चल रही थी और यहाँ पर अब पासवान समाज काफी एक्टिव हो गए हैं। उनको ये साफ पता चल गया है कि हमारा कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पासवान समाज खुद एक साथ अपनी आवाज उठा रहे, अपनी चीजों को सामने ला रहे हैं। और यहाँ तक आपको ये भी बता दें कि जो विधानसभा चुनाव में जो हाल होने वाला है, इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।